A very good evening to all. I myself Rohit, and we study about molecular basis of inheritance, and this is our lecture 5. And previous lecture student, we study about the semi-conservative type of replication in DNA. Now in this lecture student, we complete our replication. ओके और स्टूडेंट, हमारी जो रेप्लिकेशन का बेस होगा वो हम लोग स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेशन को पूरा करेंगे, और उसमें जितने भी एंजाइम आते हैं उनको साथ साथ उनकी जो कंडीशंस हैं उनको साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है ना। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल, और आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आप इस लॉकडाउन के पीरियड में लगातार जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी कर रहे होंगे। अपना जो डिटर्मिनेशन है, अपना जो फोकस है, वो अपने काम के ऊपर रख के आप लोग मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर 6 के साथ। और इसमें मैंने बताया बेसिकली हम क्या कवर करेंगे, डीएनए की रेप्लिकेशन को, और कंप्लीट डीएनए की रेप्लिकेशन को करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा डीएनए रेप्लिकेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन होती क्या है, वहीं से शुरुआत करूंगा। डीएनए रेप्लिकेशन बेसिकली होती क्या है कि अपने डीएनए के नंबर को डबल करना है। ठीक है ना। डीएनए के नंबर को, सपोज करो ये आपका डीएनए है, इसको आपको डबल करना है। ठीक है ना, इसको आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, इसको आपको इंक्रीज करना है। ठीक है, मतलब 1 से 2, 2 से 4, इस तरीके से। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी बनानी है। ठीक है, वो क्या होती है, डीएनए रेप्लिकेशन होती है। और डीएनए रेप्लिकेशन सेल साइकिल की कौन से फेज के अंदर होती है, एस फेज के अंदर होती है। दूसरी बात कि जो डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए हम उसको कहां पे रखते हैं, हम उसको बेसिकली डबल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर रखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो स्ट्रैंड होता है हमारा, एक एक जो स्ट्रैंड होता है डीएनए का, वो एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन कैरी करता है। और ये जो आपकी रेप्लिकेशन होती है ये किस टाइप की होती है, सेमी कंजर्वेटिव होती है। मतलब कि जब रेप्लिकेशन होती है तो ये दोनों स्ट्रैंड आपके अलग अलग हो जाते हैं और इनके ऊपर आपका नया स्ट्रैंड बनता है। ठीक है ना, नया स्ट्रैंड बनता है। इस वजह से ये कैसी टाइप के है, एक ओल्ड के साथ एक नया, तो ये किस टाइप की कंजर्वेशन है, सेमी कंजर्वेशन टाइप की रेप्लिकेशन है। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि जो आपकी रेप्लिकेशन होती है इकोलाई के अंदर देखो आपका 4.2 इंटू 10⁶ बेस पेयर होता है। आपका पूरा डीएनए इतना होता है। ठीक है ना। और ह्यूमन का आपका 6.6 इंटू 10⁻10 बेस पेयर आपका जो आपका डीएनए है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन बेटा बैक्टीरिया वगैरह का डीएनए आपका काफी फास्ट ग्रो करता है, क्योंकि उनकी जो सेल डिवीजन होती है वो काफी स्पीड से होती है। ठीक है ना, इसलिए इनका जो डीएनए है बेटा वो आपका 500 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के हिसाब से ग्रो करता है। वहीं हमारा जो रेप्लिकेट करता है 50 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड के हिसाब से आपका रेप्लिकेट करता है। ठीक है, जितनी भी आपकी डीएनए आपका रेप्लिकेट होता है उसका में कोई गलती ना हो, इसलिए उसमें डीएनए रिपेयर का मैकेनिज्म होता है। ठीक है, ताकि आपका डीएनए जो है वो एक्यूरेटली डिवीजन कर सके। तीसरी बात जो आपके प्रोटीन आपके डेवलप होते हैं वो डीएनए के बेटा दोनों स्ट्रैंड से डेवलप होते हैं। मतलब जो इंफॉर्मेशन होती है दोनों पे आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एक स्ट्रैंड से आपकी इंफॉर्मेशन कैटलाइज होनी चाहिए। ठीक है ना। द प्रोटीन दैट कैटलाइज दिस प्रोसेस मस्ट बी बोथ एक्यूरेट एंड फास्ट। मतलब आपका डीएनए इतना एक्यूरेट होना चाहिए कि उसके अंदर कोई गलती नहीं बर्दाश्त की जाएगी। ठीक है ना। उसके बाद बेटा जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है उसको हम रेप्लिकेशन मशीन भी बोलते हैं, और जो एंजाइम यूज होते हैं उनको हम रेप्लिकेशन एंजाइम बोलेंगे। रेप्लिकेशन जो होती है बेटा हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने प्रीवियस जो लेक्चर्स थे उनके अंदर देखा था कि जो डीएनए है
अगर आपको न्यूक्लियोटाइड उसके ऊपर ऐड करना है, अगर उसमें आपको न्यूक्लियोटाइड और ऐड करना है, तो हमने देखा था कि हमारी आपकी जो राइबो शुगर थी उसके 3' एंड पे OH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, तब जाके आपका इस साइड क्या करता है, एक और न्यूक्लियोटाइड ऐड होता है। तो इसलिए बेटा जो रेप्लिकेशन होती है वो 5' से 3' डायरेक्शन में होती है। मतलब अगर मान लो 5' यहाँ पे है और 3' इस साइड है, तो इस साइड मतलब आपकी रेप्लिकेशन होती चली जाएगी, मतलब इस साइड आपका एडिशन होंगे और न्यूक्लियोटाइड डीएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। दूसरे स्टैंड पे भी आपकी इसी तरीके से, दूसरी साइड भी आपकी इसी तरीके से चलेगी। ठीक है, 5' to 3'। ठीक है, ये बेटा बेस पेयर रूल को फॉलो करते हैं। कैसे? आपका ए टी के साथ बाइंड करेगा, ठीक है, ए टी के साथ बाइंड करेगा और जी सी के साथ बाइंड करेगा। ठीक है ना, बाई डायरेक्शनल होती है, बेस पेयर को रूल को फॉलो करते हैं, दोनों स्टैंड पे एक साथ होती है। ठीक है ना, अगर मान लो दो आपके डीएनए हैं, आपका एक स्टैंड डीएनए है, तो इस पे बी रेप्लिकेशन होगी और इस पे भी एक कॉपी आके जुड़ेगी, और फिर इस तरीके से आपकी एक एक कॉपी आपकी, मतलब जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, अगर ये सेपरेट होता है तो फिर आपकी 2 कॉपी इस तरीके से बन जाती है। ठीक है ना, ठीक है ना, इसने अपने पे ऐड कर ली और इसने भी एक अपने इस पे ऐड कर ली। ठीक है, तो दोनों डायरेक्शन में होती है, साइमल्टेनियसली होती है दोनों पे, ऐसा नहीं है कि एक पीछे रह गया एक आगे चल रहा है, एक साथ चलती है दोनों में। ठीक है, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, ठीक है, इसकी मैं एक स्ट्रैंड मान लो ये उठा रहा हूं और इसके ऊपर मैं नई स्ट्रैंड ऐड कर रहा हूं, तो जो ये पुरानी वाली स्ट्रैंड है इसको तो मैं बोलता हूं बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलता हूं? टेम्पलेट। ठीक है, और जो नई आके इसके ऊपर ऐड होती है वो आपकी कौन सी होगी बेटा? सिंथेसाइज्ड। वो कौन सी होगी आपकी? सिंथेसाइज्ड आपकी क्या होगी? स्ट्रैंड होगा। ठीक है, वो आपकी सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा। ठीक है, रेप्लिकेशन हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर करके आए कि सेमी कंजर्वेटिव होती है और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपके इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बेटा जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है, देखो बैक्टीरिया जो इकोलाई होता है वो 20 मिनट में अपनी सेल को डिवाइड कर लेता है। उसका जो 18 मिनट इस सेल को डिवाइड करने में 18 मिनट जो लगाता है ना, वो बेटा एस फेज के अंदर लगाता है, अपने डीएनए की रेप्लिकेशन को तैयार करने के लिए लगाता है। और बेटा जितना भी मटेरियल उसको डीएनए को तैयार करने के लिए चाहिए ना, डीएनए को रेप्लिकेट चाहिए, वो सारा मटेरियल अपना जीवन फेज में तैयार करके रखता है। अगर मान लो हम लोगों को सब्जी बनानी है ना, तो उससे पहले जो इंग्रेडिएंट्स के अंदर गिरने वाले ना, उनको हम लोग तैयार करके रखते हैं। उसी तरीके से जब डीएनए की रेप्लिकेशन होती है ना, तो डीएनए भी एस फेज के अंदर रेप्लिकेट करता है। उससे पहले जीवन के अंदर अपनी सारी जो भी इंग्रेडिएंट्स के यूज होंगे डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए, वो उसको वहां पे प्रेजेंट रखेगा। ये काम है हमारे जीवन फेज के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। उसके बाद बात आती है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज की होती है? देखो, एक तो मुझे चाहिए अपने अपने न्यूक्लियोटाइड, ठीक है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट और टायरोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है ना, थाइमिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, उसके बाद आपका एक टेम्पलेट डीएनए चाहिएगा, एक डीएनए जिसके ऊपर नया डीएनए मुझे बनाना है। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये मेरा एक टेम्पलेट डीएनए होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका डीएनए है, ये इसकी एक स्ट्रैंड है, ये इसकी एक स्ट्रैंड है। आगे जाके नया डीएनए बनाने के लिए एक जो ये स्टैंड होगी ये आपकी टेम्पलेट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरी स्टैंड आपकी टेम्पलेट हो जाएगी और इस पे जो आके बनेंगी वो आपकी सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगी। ठीक है ना, मतलब ये आपकी यहाँ पे
टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी और ये भी यहाँ पे टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगी और इसके ऊपर नई स्ट्रैंड आपकी सिंथेसाइज होगी। तो मतलब दोनों के ऊपर आपकी सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। उसके बाद आपको एक आरएनए प्राइमर चाहिएगा, वो चीज बताऊंगा क्यों चाहिएगा। और ये कुछ एक एंजाइम है जो आपको चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, हेलिकेज, डीएनए लाइगेज, टोपोआइसोमेरेज और सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। ये जो डीटीपी जीटीपी है ना, ये बेटा नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल जो कंडीशन होती है उसमें डी एएमपी, डी एएमपी, डी जीएमपी, डी जीएमपी, इसमें इन कंडीशन मतलब मोनोफॉस्फेट की कंडीशन में ये आपके सेल के अंदर होते हैं। डी सीएमपी, ठीक है ना, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिन मोनोफॉस्फेट, डी टीएमपी। अगर बेटा आपको इनको न्यूक्लियोटाइड के मतलब इनको डीएनए के ऊपर एक्ट करवाना है ना, तो आप इसका बेटा फॉस्फोराइलेशन करवाते हो इन सब का, और फिर इसको किस में चेंज करवा देते हो, डी एटीपी में, ठीक है ना, डी एटीपी में, डी जीटीपी में, डी जीटीपी में, डी सीटीपी में, डी सीटीपी में। ये मैं क्यों करा रहा हूं, मोनोफॉस्फेट से आपके ट्राइफॉस्फेट में इनको कन्वर्ट क्यों करा रहा हूं, जितने भी आपके न्यूक्लियोटाइड है ये इसलिए करवा रहा हूं बेटा, क्योंकि जब ये आपके डीएनए के ऊपर अटैच होते हैं तो ये ट्राइफॉस्फेट आपका टूट के दोबारा से मोनोफॉस्फेट में जाके लगता है, और उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी यूज होती है हमारे डीएनए की फॉर्मेशन में। एक नंबर का पॉइंट है ये कि डीएनए को किसी के पास से एनर्जी नहीं चाहिए, उसके पास खुद एनर्जी आती है। उसके पास जो डीटीपी होते हैं, जो ये डीटीपी होते हैं, जीटीपी होते हैं, सीटीपी होते हैं, टीटीपी होते हैं, ये सब क्या करते हैं, जब डीएनए के ऊपर एक्ट करते हैं तो ट्राइफॉस्फेट से दोबारा से मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं, और जब मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट होते हैं तो एनर्जी रिलीज करके जाते हैं। और वो एनर्जी आपकी कहां यूज होती है, वो एनर्जी आपकी कहां यूज होती है, आपने देखा है ना एटीपी, भाई एटीपी तो है एक किस्म से, और एटीपी जब एएमपी में कन्वर्ट होता है तो एनर्जी तो देता ही ना। उसी तरीके से जीटीपी को अगर मैं जीएमपी में कन्वर्ट करूंगा तो भी एनर्जी देगा, सीटीपी को सीएमपी में कन्वर्ट करूंगा तो भी एनर्जी देगा। अब जो ये एनर्जी निकलेगी ये आपकी डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है उस टाइम पे जो एनर्जी यूज होगी वो ये वाली एनर्जी यूज होगी, ठीक है ना। तो उससे पहले जब भी आपको डीएनए बनाना होता है, उससे पहले जितने भी आपके सेल के अंदर मोनोफॉस्फेट के अंदर पड़े हुए होते हैं उनको आपको एक्टिवेट करके आपको ट्राइफॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ताकि ये वहां पे जाके लगने के लिए तैयार हो सके। तो इसलिए फर्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड एक बार और सुन लो बेटा, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है कि आपका नॉर्मली आपका एएमपी, जीएमपी और सीएमपी, ठीक है ना, इन कंडीशन में टीएमपी इन कंडीशन में प्रेजेंट होता है। इनको मुझे एनर्जेटिक कंडीशन में कन्वर्ट करना है, एटीपी, ठीक है ना। डी क्या दिखाता है, ये जो डी है ना इससे कंफ्यूज मत होना, डीऑक्सी दिखा रहा है, सिर्फ डीऑक्सीराइबोस शुगर ले रखी ना। और जीएमपी क्या है, जीएमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जीटीपी में, ट्राइफॉस्फेट में, ठीक है ना। सीएमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीटीपी में, और टीएमपी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टीटीपी में, ठीक है ना। इस तरीके से फिर ये सब क्या करेंगे, जब ये डीएनए के ऊपर एक्ट होंगे तो ये ट्राइफॉस्फेट से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब ये कंडीशन होती है ट्राइफॉस्फेट से मोनोफॉस्फेट की कंडीशन में आते हैं तो ये हमें एनर्जी देके जाते हैं, ठीक है ना। ये इनकी क्या है, एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है ना। ये एक्टिवेशन ऑफ आपके न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब बात कर लें, आपने एक्टिवेशन करा दी न्यूक्लियोटाइड की, अब जो न्यूक्लियोटाइड है बेटा वो उसके ऊपर एक्ट होते हैं। अब उसके आगे के 5 स्टेप होते हैं बेटा, कौन कौन से। पहला, जो भी आप डीएनए ले रहे हो पहले उसको आप ओपन करोगे ताकि
ताकि उसके अंदर रेप्लिकेशन शुरू कर सके। बेटा पूरा का पूरा डीएनए को आप ओपन नहीं करते, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज इतना नहीं होता जितना आपको जो डीएनए है, न्यूक्लियस का साइज इतना नहीं होता जितना बड़ा आपका डीएनए होता है, ठीक है ना। इसलिए मुझे क्या करना होता है कि डीएनए को स्मॉल स्मॉल पार्ट में ओपन करके इस तरीके से अपनी रेप्लिकेशन करानी होती है। स्मॉल पार्ट में आपका ओपन करके इस तरीके से मुझे रेप्लिकेशन करानी होती है, ठीक है। इसलिए बेटा सबसे पहले मैं उसको अनट्विस्ट करता हूं डीएनए को, उसके बाद डीएनए को अनजिप करता हूं ताकि वो खुले, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड ऐड करता हूं जो आपके टीटीपी, एटीपी, जीटीपी आपने बनाए उनको ऐड करता हूं, ठीक है। फिर देखता हूं कोई गलती तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोबारा से ट्विस्ट कर देता हूं, ठीक है। इस तरीके से देखो आपने एक स्ट्रैंड उठा लिया, इसके ऊपर इस तरीके से आपकी जो फॉर्मेशन है वो चलती रहती है, ठीक है ना। इस तरीके से आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाता है। नेक्स्ट हम सारी चीज देखेंगे इनको। तो फर्स्ट स्टेप आता है बेटा इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इनिशिएशन जो होती है बेटा वो आपकी फर्स्ट स्टेप होता है, और इसके अंदर सबसे पहले आपको देखना होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। प्रोकैरियोट के अंदर सिर्फ सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, लेकिन यूकैरियोट्स के अंदर बेटा कई सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। यूकैरियोट के अंदर आपके कई सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन आपके प्रेजेंट होते हैं। और बेटा जो आपका जहां पे आप रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हो उसको मैं क्या बोलता हूं, रेप्लिकोन्स बोलता हूं, ठीक है ना। उस जगह को मैं क्या बोलता हूं, रेप्लिकोन्स बोलता हूं, ठीक है। जो आपके यूनिसेलुलर है उनके अंदर सिंगल यूनिट है, जो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर बेटा एक से ज्यादा आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो आपकी स्पोर्ट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे सर, जो आपके GAMP था, ठीक है ना, इसको एक्टिवेट करूंगा। GMP था उसको एक्टिवेट करूंगा। CMP जो सेल के अंदर पड़ा है उसको एक्टिवेट करूंगा। TMP जो सेल के अंदर पड़ा है उनको एक्टिवेट करूंगा, और उनको किस में चेंज कर दूंगा, ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में चेंज कर दूंगा, GTP की फॉर्म में चेंज कर दूंगा, CTP की फॉर्म में चेंज कर दूंगा। उससे ये क्या हो जाएंगे, जब आपकी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मिल जाएगा उसके बाद ये आपके एक्टिवेट जो ये है इनको मैं एक्टिवेट करना शुरू कर दूंगा कि भाई अब आपका काम स्टार्ट हो गया है, अब आपको जाके रेप्लिकेशन करनी है, उससे पहले मैं इनका एक्टिवेशन कराऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने सबसे पहले जो भी आपका डीएनए होता है, जो भी आपका जैसे सपोज करो कि ये आपका डीएनए है, सबसे पहले मैं उसको बेटा अनवाइड करता हूं, उसको खोलता हूं, ठीक है ना, उसको ओपन करूंगा। और मैंने बताया कि ओपन पूरे डीएनए को ओपन नहीं करते, स्मॉल यूनिट को ओपन करते हैं, ताकि आपका, क्योंकि डीएनए बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसलिए छोटी छोटी जगह पे आपके क्या चलते रहते हैं, आपके रेप्लिकेशन चलती रहती है। इसलिए बेटा सबसे पहले यहाँ पे एक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करता है, वो छोटी सी जगह बनाता है, और छोटी सी जगह बनने के बाद जैसे मान लो ये एरिया आपका ओपन हुआ, उसके बाद एक डीएनए होता है बेटा, डीएनए हेलिकेज, ठीक है ना। जैसे ये देख रहे हो ना आप, जिप जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो। डीएनए हेलिकेज क्या करता है बेटा, जो डीएनए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं बेटा उनको ब्रेक करता चला जाता है, ठीक है ना। डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक करता हुआ चला जाता है, और जैसे रस्सी को खोलते हैं ना, रोप को ओपन करते हैं, उस तरीके से डीएनए को ओपन करता हुआ आगे बढ़ता रहता है, ठीक है ना। डीएनए को आपके डीएनए को ओपन करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता रहता है, ठीक है ना। अभी मैंने बेटा दो एंजाइम एक करवाया, एक एंडोन्यूक्लियस। बेटा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं बोला यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आपका दोनों स्ट्रैंड को कट कर देता, दोनों स्ट्रैंड कट नहीं करवाने, एक स्ट्रैंड कट करवाना है, और फिर डीएनए हेलिकेज आपका क्या करता है, आगे आपकी उसको और ज्यादा अनवाइंड करता है, ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है। जैसे चैन के अंदर जिप होती है ना, ठीक है, जिप होती है ना पैंट के अंदर, उस तरीके से काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद बेटा जो स्ट्रैंड आपका ओपन हो गया, जैसे मान लो ये आपका डीएनए है,
ठीक है ना, और डीएनए में आपने ये स्ट्रैंड जो है वो इस तरीके से आपने ओपन कर दिया। उसके बाद बेटा ये जो डीएनए है ये वापिस से इसके साथ ना जुड़े, वापिस से इसके साथ ना जुड़े, उसके हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म करने के लिए बेटा यहाँ पे कुछ एक प्रोटीन्स होते हैं जो हर एक साइड को पकड़ लेते हैं। जैसे देखो ये हेलिकेज एंजाइम है ना, ये आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा, ठीक है। और पिछला डीएनए आपका दोबारा से बाइंडिंग ना कर जाए इसलिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। स्पेशल टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन। वो बेसिकली क्या करते हैं, आपके डीएनए को जो आपने डीएनए ओपन किया है उसको दोबारा से बाइंड नहीं होने देते। अभी सिर्फ मैं क्या प्रोसेस कर रहा हूं, अभी मैं सिर्फ अपने डीएनए को ओपन कर रहा हूं, अपने एक डीएनए की एक ऐसी जगह बना रहा हूं जहां रेप्लिकेशन हो सके, ठीक है ना। उसके बाद बेटा देखो, अगर मान लो आप डीएनए को ओपन करते जाते हो, जैसे रस्सी को ओपन करते जाते हो ना, तो पीछे बेटा आपकी क्या होती जाती है, उसमें गुलझट पड़ती जाती है, मतलब वो और मुड़ता चला जाता है। जैसे आप रस्सी को एक एंड पकड़ के ऐसे खोलते हो ना, आप देखते हो पीछे और ज्यादा वो क्या होती है, और ज्यादा कंजोइंसी हो जाती है, मतलब और ज्यादा आपकी मुड़ जाती है, ठीक है ना। तो उस चीज को दूर करने के लिए आगे भी आपकी जो डीएनए है वो रिलैक्स रहे, उसलिए इसके लिए बेटा मेरे पास एक एंजाइम होता है टोपोआइसोमेरेज। जो आगे आपके बल पड़े हैं इसके अंदर, उसको दूर करने के लिए आपके पास एक एंजाइम होता है, कौन, टोपोआइसोमेरेज। और ये जो हेलिकेज है वो फिर इस तरीके से चलता रहता है। बेटा सीधी सी बात है, अगर मान लो आप इस तरफ इसको खोलते चले जाओगे, इस तरफ आप इसको खोलते ओपन करते चले जाओगे, तो पीछे आपका क्या है, जैसे धागे को वो कर देता हूं तो एक जगह पे पूरी की पूरी गांठ इकट्ठी हो जाती है। उसी तरीके से जो आपका डीएनए हेलिकेज है वो अगर ओपन करता चला जाएगा, वो चीज यहाँ पे सारी की सारी इकट्ठी ना हो, इसलिए टोपोआइसोमेरेज यहाँ पे एक्ट करके इस चीज को अनवाइंड करता है, इस चीज को रिलैक्स करता है, ठीक है, ताकि आपकी डीएनए रेप्लिकेशन सही से हो सके। देखो बेटा एक एक चीज को दिखाऊंगा। ये देखो, अगर मान लो आपका डीएनए हेलिकेज है वो आगे की तरफ इस तरफ बाइंड करता चला गया बेटा, तो इससे क्या होगा कि आपकी देखो कोइलिंग जो है वो बढ़ जाती है, पीछे कोइलिंग आपकी बढ़ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए बेटा कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, इनको अनवाइंड कौन करता है बेटा, टोपोआइसोमेरेज, ठीक है ना, टोपोआइसोमेरेज। अभी तक मैंने कौन कौन से एंजाइम देखे, एक एंडोन्यूक्लियस देखा जो शुरू में कट लगा के हेलिकेज की एंट्री करवाता है, हेलिकेज एंटर करने के बाद हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है, जैसे जिप काम करते हैं उस तरीके से। फिर तीसरा एंजाइम देखा, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोटीन आते हैं, वो डीएनए को बाइंड नहीं होने देते, जो आपका ओपन हो गया उसको ओपन रखते हैं। उसके बाद क्या होता है कि आपका जो हेलिकेज आपका आगे बढ़ रहा है उसको आगे जाके और ज्यादा कोइलिंग ना कर दे, इसलिए टोपोआइसोमेरेज एंजाइम आता है। टोपोआइसोमेरेज आपका क्या करता है, इसकी और ज्यादा कोइलिंग को रोकता है। तो बेटा देखो, टोपोआइसोमेरेज मेरे पास दो तरीके के टोपोआइसोमेरेज होते हैं, ठीक है, दो तरीके के टोपोआइसोमेरेज होते हैं, एक टोपोआइसोमेरेज 1 और एक टोपोआइसोमेरेज 2। बेटा अगर आपकी दिक्कत आई है, टोपोआइसोमेरेज 1 क्या करता है, एक स्ट्रैंड पे कट मारता है और इसको रोटेट करवा के इसको अनवाइंड करवा देता है, मतलब इसको रिलैक्स करवा देता है। और टोपोआइसोमेरेज 2 क्या करता है, आपकी पूरी रस्सी बीच में से ही काट देता है, ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, फिर दोबारा उसको रिलैक्स करके फिर दोबारा से जोड़ देता है, ठीक है। तो क्या हुआ, आपका बंदे को रिलैक्स करा के फिर दोबारा जोड़ देता है ताकि वो आपकी दिक्कत ना रहे। और टाइप 1 में क्या होता है, सिर्फ आपकी एक जगह पे ही क्या करता है, देखो टोपोआइसोमेरेज मेक ए निक इन वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल, और टोपोआइसोमेरेज 2 मेक ए डबल स्ट्रैंडेड ब्रेक इन डबल हेलिक्स एंड क्रिएट ए गेट थ्रू ए सेकेंड सेगमेंट टू हेलिक्स इज पास, ठीक है ना। अगर बेटा आप रस्सी में, अगर मान लो आपकी रस्सी में बहुत ज्यादा कोइलिंग हो जाती है, आप दोनों बीच में से उसको काट देते हो, तो वो खुद ही क्या है, आपकी सोल हो जाती है, ठीक है। उसी तरीके से टोपोआइसोमेरेज सेकंड काम करता है। और अगर आपने सिर्फ एक स्ट्रैंड को कट किया है तो वो किसका काम है, टोपोआइसोमेरेज 1 का, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन क्या करते हैं,
सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन क्या करते हैं, आपकी दोनों स्ट्रैंड है उसके ऊपर आपके बाइंड होके और इनकी कोइलिंग दोबारा ना हो, इनकी बाइंडिंग दोबारा ना हो, इसको रोकने के लिए कौन एक्ट करते हैं बेटा, सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन आपके काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा, आपके रिफॉर्म दोबारा से ना हो इस वजह से आपके काम करते हैं। यहां पे बेटा आपके दो तरीके के होते हैं, एक SSB 35 और एक SSB 65। ठीक है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। अभी तक जो सब कुछ पढ़ा, अभी तक जो हमने इनिशिएशन करवाई डीएनए रेप्लिकेशन की, उसका निचोड़ डाल देता हूं। क्या सबसे पहले बात, क्या सबसे पहले आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखते हो, सबसे पहले आप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखते हो, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन देखते हो। और उस पे भी वो जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है बेटा, वो AT रिच आपका रीजन होता है, क्योंकि AT के अंदर क्या होते हैं बेटा, डबल बॉन्ड होते हैं, इजिली टूट सकता है। लेकिन G और C के बीच में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, वो टूट नहीं सकता। ठीक है ना। उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि ओरिजिन रीजन के ऊपर एक्ट करता है और डीएनए को क्या करवाता है, अनवाइंडिंग करवाता है, हेलिकेज एंजाइम। ठीक है। उसके बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन उसके ऊपर एक्ट करते हैं ताकि दोबारा से एनिलिंग ना कर ले, दोबारा से आपका बाइंड ना कर ले। हेलिकेज आपका आगे की तरफ मूव करता रहता है, टोपो आइसोमरेज उसको आगे बढ़ने में हेल्प करता है ताकि कोई और आगे कोइलिंग ना हो, उसको कम करता रहे। तो दोनों हेलिकेज और टोपो आइसोमरेज आगे की तरफ काम करते हैं। बेटा कई जगह पे आपको मिलेगा गायरेज, एक वर्ड आता है गायरेज। गायरेज क्या है बेटा, आपका टोपो आइसोमरेज ही है। गायरेज क्या है आपका, गायरेज एंजाइम का नाम आता है। गायरेज क्या है आपका, टोपो आइसोमरेज के नाम से ही जाना जाता है। और टोपो आइसोमरेज में भी पूछ ले कि टोपो आइसोमरेज 1 है या 2 है, तो बेटा गायरेज जो एंजाइम होता है वो टोपो आइसोमरेज 2 होता है। ठीक है ना, सेम नाम है। ठीक है ना, तो कुछ भी नाम दे सकता है, गायरेज भी दे सकता है, टोपो आइसोमरेज सेकंड भी दे सकता है। ठीक है। उसके बाद बेटा बात कर ली, आपने ओपन कर दिया अपने स्टैंड को। अब बात करते हैं आपने क्या किया, आपने अभी तक क्या किया, आपका जो स्ट्रैंड, आपका जो डबल हेलिक्स डीएनए था, इसको क्या किया, अभी तक आपने इस तरीके से आपने अभी ओपन कर दिया। ठीक है। अभी क्या होगा, इन दोनों स्ट्रैंड पे क्या होगी बेटा, डीएनए की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए बेटा, एक आरएनए प्राइमर चाहिए, एक डीएनए टेम्पलेट चाहिए, एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए। ठीक है ना। और आपको क्या चाहिए, आपके एक्टिवेटेड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड चाहिए, मतलब एक्टिवेटेड मतलब ट्राइफॉस्फेट वाले। ठीक है ना, पहले ही बताया कि एक्टिवेशन क्यों जरूरी है, एनर्जी के लिए जरूरी है। उसके बाद स्टेप वाइज स्टेप आपकी क्या होती है, आपकी एडिशन होती चली जाती है। ठीक है ना। जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो बेसिकली आरएनए प्राइमर को यूज करता है, अभी आगे बताऊंगा कैसे। जो डीएनए पी क्या है, पॉलीमरेज एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, कॉपी क्या करता है, डीएनए जो टेम्पलेट के ऊपर कॉपी है, जैसे मान लो इसकी अगर ये आपने टेम्पलेट की तरह यूज किया है, तो इसकी जो इंफॉर्मेशन है इसको कॉपी करके इसका नया स्टैंड बनाता है। ठीक है। अभी ये देखो, ये है आपकी इलोंगेशन। आपने क्या किया, जो चीज अभी मैंने अभी डिस्कस किया उस चीज को पूरा डीपली पढ़ाऊंगा। अभी आपने क्या किया, दोनों स्टैंड को अलग कर दिया था। अब इनके ऊपर देखो आपकी फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है ना, आपकी फॉर्मेशन हो रही है। आप देख रहे होंगे कि एक पे तो कंटिन्यू है और एक पे थोड़ी सी डिसकंटिन्यू है। ठीक है। इस चीज को भी हम लोग आगे चल के डीपली स्टडी करेंगे। अभी सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि दोनों स्टैंड पे आपकी क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। और आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फॉर्मेशन कहां से कहां होती है, 5' to 3' होती है, क्योंकि 3' पे क्या होता है, OH ग्रुप फ्री होता है और इस OH ग्रुप के ऊपर आपका नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड आपका आके अटैच होता है। अब देखो कैसे बेटा, जो डीएनए की फॉर्मेशन कराता है ना, जो डीएनए को इलोंगेट कराता है, जो डीएनए के ऊपर एक और कॉपी बनाता है, वो आपका कौन सा एंजाइम होता है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज। आपका जो मेन, जो आपका एक्टर है ना इस फिल्म का, इसका जो आपका मेन हीरो है वो कौन है बेटा, डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज है।
और जिस तरीके से बेटा एक एक्टर के शूटिंग के टाइम पे जैसे नखरे होते हैं ना, वैसे ही डीएनए पॉलीमरेज के आपके नखरे होते हैं, और ये सहने ही पड़ते हैं। कौन कौन से नखरे होते हैं? पहला बेटा कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा आपका 5-3' डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। 5-3 डायरेक्शन में एक्ट करता है। और भाई उसकी बात सही है कि 3' एंड पे क्या मिल रहा है उसको, OH ग्रुप फ्री मिल रहा है, इस वजह से वो 3' एंड पे क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है ना, इसीलिए यहां पे मैंने क्या लिखा है, ये क्या है आपका मास्टर बिल्डर है। ठीक है ना, मास्टर है सबका, सारे एंजाइम का जो जितने भी आपके रेप्लिकेशन में यूज होंगे उन सब एंजाइम का सबसे बड़ा मास्टर कौन सा है? डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है ना, डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये आपका 5-3' डायरेक्शन में एक्ट करता है। अब बेटा मैं आपसे एक दूसरी बात, ये बेटा ऐसे ही एक्ट नहीं करता, इसको अपनी स्पेशल चीज चाहिए होती है। जैसे देखो, अगर मान लो आपको एक दीवार के ऊपर दीवार बनानी है, जैसे मान लो ये तो हमारी टेम्पलेट होगी आपकी, ये वाली जो है ये तो आपकी टेम्पलेट है पूरी। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको एक और दीवार बनानी है बेटा, तो बेसिकली देखो, जब भी आपका जो जो कारीगर होता है, जो आपका दीवार बनाता है, वो शुरू में इनिशियल पॉइंट पे कुछ एक ब्रिक्स जो है, ईंटें जो है, वो इनिशियली रखता है, मतलब 2-3 पोर्शन इस तरीके से रखता है और फिर आगे बढ़ता है। ठीक है ना, और अगर इस साइड की पूरी हो जाती है तो फिर यहां से आपकी 2-3 ईंटें रखता है और फिर इस साइड बढ़ता है। इसी तरीके से बेटा आपका डीएनए पॉलीमरेज काम करता है। वो क्या करता है, जैसे अगर ये टेम्पलेट डीएनए है तो उसको शुरू में बेटा थोड़े बहुत आपके इनिशिएशन में कुछ चाहिए, इनिशिएशन में उसको थोड़े बहुत न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे प्रेजेंट होने चाहिए, जब आपका डीएनए पॉलीमरेज आके इस पे एक्ट करता है, जब आपकी एक नई कॉपी बनाता है इसके आगे, वरना वो नहीं बनाएगा। और इस ये बनाने के लिए एक और एंजाइम यूज होता है बेटा, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए यहाँ पे एक्ट करके एक इनिशिएशन के लिए एक स्टेप देके जाता है, जिसको मैं बोलता हूं बेटा प्राइमर। ठीक है ना, क्या बोलता हूं? प्राइमर। ठीक है ना, अभी आगे आएगा। सिर्फ अभी आप ये ध्यान रखो कि डीएनए पॉलीमरेज 5-3 डायरेक्शन में एक्ट करता है। दूसरा, ये खाली कभी भी एक्ट नहीं करता है, इसको शुरू में इनिशिएशन होनी चाहिए, मतलब शुरू में कुछ ना कुछ उस टेम्पलेट डीएनए के ऊपर रखा होना चाहिए, तब वो आगे बढ़ता है। ठीक है ना, खाली खाली जगह पे वो नहीं काम करता। ठीक है, तो बेटा ये देखो अभी आपको दिखाया गया है कि ये जो आपका बड़ा डीएनए है ना, ये जो आपका बड़े वाला एंजाइम है जो बोस है, इसको एक छोटा एंजाइम इसको डायरेक्शन देता है कि दिस वे बिग गाय, आपको इस डायरेक्शन में काम करना है। ठीक है ना, ये कौन होता है बेटा? प्राइमर होता है। ठीक है, ये कौन होता है? प्राइमर होता है। देखो मैंने बताया, जैसे ये आपकी मान लो दीवार है, और अगर इसके ऊपर आपको और ज्यादा ईंटें रखनी है, और ज्यादा आपको इसको कंटिन्यू करना है, तो इनिशियली बेटा जो मिस्त्री होता है, जो कारीगर होता है, वो क्या करता है, इनिशियली यहाँ पे स्टार्टिंग में 2-3 ईंटों की आपकी क्या करता है, आपकी स्टार्टिंग करता है, तब जाके आपका वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है ना, आपका पूरा का पूरा नाप वगैरह लेके, डायरेक्शन वगैरह देख के जब काम करता है। उसी तरीके से बेटा आपका डीएनए का जो प्राइमर है वो काम करता है। वो क्या करता है, जिस डायरेक्शन में काम करना शुरू करता है उस डायरेक्शन में आपका लग के स्टार्ट यहाँ पे आ जाता है, और डीएनए पॉलीमरेज से कहता है कि अब तुम काम करना स्टार्ट करो। तो बेटा ये जो होता है ये आपका प्राइमर होता है, और ये किसकी वजह से बनता है? आरएनए पॉलीमरेज की वजह से बनता है। आरएनए पॉलीमरेज की वजह से बनता है, तो बेटा इसके अंदर जो न्यूक्लियोटाइड आते हैं ए, जी, यू, सी, ये भी कौन से आते हैं? आपके आरएनए वाले आते हैं, इसलिए बाद में इसको हटाना जरूरी होता है। ठीक है, इसको बाद में हम लोग हटाएंगे भी, अभी सिर्फ ये क्या करा रहा है, आपकी इनिशिएशन करा रहा है। ठीक है, प्राइमर का रोल समझ में आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा, ये देखो, अब आपकी स्टार्टिंग करानी है तो क्या होता है बेटा कि भाई आपका एक 5-3' ये डीएनए है आपका, और एक स्ट्रैंड आपका ये है। ठीक है, एक स्ट्रैंड आपका ये है। इनको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद बेटा जो सिंथेसिस है वो आपकी 5-3' होती है। मतलब अगर ये आपका 3-5' है, ये आपका 3-5' है यहाँ,
तो इसके ऊपर जो डीएनए बनेगा वो आपका यहाँ पे इसका 5' होगा, क्योंकि एंटी पैरेलल होते हैं। अगर बेटा मान लो ये आपका एक डीएनए है, ठीक है ना, इस पे यहाँ पे 3' है और यहाँ पे 5' है। इस टेम्पलेट को मैं ले लेता हूँ, ठीक है ना, यहाँ पे 3' और इसके ये टेम्पलेट मैंने उठा लिया। अगर इसके ऊपर बेटा नया डीएनए मुझे फॉर्म करना है तो उसकी डायरेक्शन वो एंटी पैरेलल होगा 5' to 3', ठीक है, यही तो होगा ना। तो अब बेटा 5' एंड यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो प्राइमर आपका शुरू में आपका आरएनए प्राइमर यहाँ पे लग गया, ठीक है, और इसने यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाया, OH ग्रुप प्रोवाइड कराया। और इस तरीके से बेटा आपकी बढ़ती जाती है चेन, ठीक है ना। और ये किस डायरेक्शन में जाएगा, आपका यहाँ पे 3' एंड की तरफ चला जाएगा, ठीक है, 3' एंड की तरफ चला जाएगा। तो ये तो क्या हुआ, आपका 5' to 3' डायरेक्शन में आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक है। अब बात क्या आती है, अब बात आती है दूसरी फ्रेगमेंट की। जो दूसरी फ्रेगमेंट है बेटा उस पे आपकी कंटिन्यू ना चल के बेटा डिसकंटिन्यू चलती है। डिसकंटिन्यू क्यों चलती है, जैसे सपोज करो अगर आपका डीएनए ये है, ठीक है, अगर इसको आपने अभी इतना ओपन किया है, ठीक है ना, इसको अगर आपने अभी इतना ओपन किया है बेटा, तो क्या होगा, एक स्टैंड पे तो कंटिन्यू चल रहा है और इस पे भी शायद आगे जाए, मतलब इस पे देखो 5' to 3' आपने क्या करानी है, रेप्लिकेशन करानी है। मतलब इस पे तो 5' to 3' इस साइड जाएगा और इस पे 5' to 3' इस साइड जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होगा, इस पे तो 5' to 3' इस साइड जाएगा और इस पे 5' to 3' इस साइड जाएगा। अब क्या होगा, जब अगली बार और ओपन होगा आपका डीएनए, अगली बार जब आपका और ओपन होगा डीएनए, तो जो पहले 5' एंड था इस पॉइंट पे वो तो अब आपका यहां तक बना चुका, ठीक है ना। अब इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे से भी अगर आपको रेप्लिकेशन करानी है तो इसको उठ के पीछे जाना पड़ेगा, तब आपकी क्या करनी पड़ेगी, आपकी रेप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इनिशियली मान लो आपका डीएनए आपका इतना ओपन था, ठीक है ना, ये तो 5' से 3' इस साइड बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो इस साइड वाला है वो 5' इसका इस साइड है, वो यहाँ पे आके खत्म हो गया। अगली बार फिर इतना ओपन हुआ तो ये तो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना, इसको तो प्राइमर की जरूरत नहीं है क्योंकि 3' एंड यहाँ पे फ्री है। लेकिन इसके लिए बेटा, इसके लिए यहाँ पे आपका जो इसके लिए बेटा इसको दोबारा से यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा, अपना प्राइमर बनाना पड़ेगा, तब ये आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, तब ये आपका आगे बढ़ेगा। इसी तरीके से बेटा फिर आपका पीछे और ओपन होगा तो ये स्टैंड तो आपका कंटिन्यू चलेगा, ये स्टैंड आपका कंटिन्यू नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बेटा दो स्टैंड बनते हैं, एक तो कंटिन्यू जिसको मैं लीडिंग स्टैंड बोलता हूं, और एक बनता है बेटा आपका डिसकंटिन्यू स्टैंड जो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता है। इसको मैं क्या बोलता हूं, लैगिंग स्टैंड बोलता हूं। बेटा समझ में नहीं आया हो आप लोग कमेंट करके जरूर बता देना कि यहां पे दिक्कत आ गई। देखो कुछ नहीं है, आपका कंडीशन ये है कि 5' to 3' डायरेक्शन में ग्रो करवाना है, ठीक है ना। 5' यहाँ पे आपका प्रेजेंट है क्योंकि 3' अगर ये है तो इसका एंटी पैरेलल में चलनी चाहिए, तो 5' इसका इस साइड आएगा, और ये आपका 5' to 3' ये तो आपका कंटिन्यू चल देगा, ठीक है ना। और जो बेटा इस साइड आएगा ना वो डिसकंटिन्यू चलेगा, इस साइड वाला आपका डिसकंटिन्यू चलेगा, क्योंकि जैसे मान लो अभी आपने यहां तक पूरा कर दिया, अब बेटा आगे फिर ये ओपन होगा डीएनए, अब फिर ये दोबारा से ओपन होगा बेटा, तो क्या होगा, दोबारा से मेरा प्राइमर यहां पे जाके लगेगा और फिर दोबारा से इस साइड पूरी करेगा। तो बेटा एक साइड ऐसी होगी जो फ्रेगमेंट के रूप में आपकी पूरी हो रही होगी, ठीक है ना, जो फ्रेगमेंट के रूप में आपकी पूरी हो रही होगी, उसको मैं क्या बोलता हूं, आपका लैगिंग स्ट्रैंड बोलता हूं। उस चीज को मैं क्या बोलता हूं, लैगिंग स्ट्रैंड बोलता हूं। एक साइड तो आपकी डीएनए की पूरी चलती है और एक साइड आपकी डिसकंटिन्यू चलती है, क्योंकि पॉलीमरेज की कंडीशन ये है कि सिर्फ वो 5' to 3' डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और 5' to 3' डायरेक्शन एक लैगिंग स्ट्रैंड वाला ही दे सकता है, लैगिंग स्ट्रैंड वाला नहीं दे सकता। क्योंकि अगर मान लो अभी ये जो डीएनए है ये इतना ओपन है, अगली और आप इसका प्राइमर यहां पे लग रहा है लैगिंग स्ट्रैंड का, अगली बार ये डीएनए और ओपन हो जाएगा
और ओपन हो जाएगा और ये प्राइमर आपका यहाँ पहुंच जाएगा। इसने यहाँ तक की तो फॉर्मेशन कर ली, अब पीछे की करने के लिए बेटा इसको दोबारा से एंड पॉइंट पे जाना पड़ेगा और इसके बाद फिर ये आगे की तरफ आपकी रेप्लिकेशन करवा पाएगा। ठीक है ना। इस पे तो क्या है, इस वाले पे तो यहाँ पे लग गया और इस तरफ डायरेक्शन आपकी डायरेक्ट मिलती जा रही है, ओपन होता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस साइड क्या है, वो इस साइड बढ़ेगा और एक टाइम पे रुकेगा, फिर बढ़ेगा, फिर रुकेगा। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा आपकी क्या होती है, रेप्लिकेशन आपकी लीडिंग और लैगिंग स्टैंड पे आपकी होती है। ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की बात करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जो डीएनए पॉलीमरेज है बेटा, जो अभी बताया, एक तो वो 5' to 3' डायरेक्शन में ही एक्ट होगा। ठीक है ना। उसको स्टार्ट करने के लिए बेटा आरएनए प्राइमर चाहिए, आरएनए प्राइमर चाहिए। ठीक है। दूसरा, बोथ डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होंगे एक साथ, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि बेटा आपका डीएनए जो होता है वो एंटी पैरेलल चलता है। ठीक है ना, एंटी पैरेलल चलता है। ठीक है। और ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। एक अभी बताया कि एक जो कंटिन्यू चलेगा, ठीक है ना, 3' to 5' पॉलीमरेज थर्ड, ठीक है, कंटिन्यू स्ट्रैंड बनाएगा, वो तो आपका लीडिंग स्ट्रैंड हो जाएगा। और जो आपका दूसरा टेम्पलेट होगा जो 5' to 3' वाले है, उस पे आपका जो एंटी पैरेलल बनेगा वो 3' to 5' होगा। ठीक है। और वो जो होगी आपकी 5' to 3' होगी, और वो जो होगी आपकी रुक रुक के बनेगी, तो इसलिए वो आपका लैगिंग स्टैंड होगा। ठीक है ना। इसलिए इसमें काफी नंबर में आपके आरएनए मॉलिक्यूल्स चाहिए। ठीक है। ये देखो आपका, ये देखो, ये तो आपका कितना खुश है, ये तो आपका भाई चलता जा रहा है। इसको क्या है, 5' तो ये एंड है और ये 5' to 3' एंड पे इस तरीके से ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये बंदा है, इसने पहले प्राइमर यहां लगाया। ठीक है ना, जब डीएनए आपका यहां तक ओपन था ना, तो प्राइमर इसने यहां लगाना पड़ा, क्योंकि 5' एंड पे लगा सकता है। 5' एंड से 3' एंड तक बढ़ा। अब डीएनए इतना ओपन हो गया तो बेचारा यहां आ गया और यहां से फिर आगे की तरफ बढ़ा। अब डीएनए इतना ओपन हो गया तो यहां आना पड़ा, फिर आगे की तरफ वो करना पड़ा। ठीक है ना। तो बेटा ये एक साइड की मजबूरी थी। ठीक है ना। इसलिए ये बेटा जो बनते हैं आपके छोटे छोटे जो स्ट्रैंड बनते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलते हैं। जो ये छोटे छोटे जो एक साइड पे लैगिंग स्टैंड पे जो ये छोटे छोटे जो आपके फ्रेगमेंट बने थे, इनको मैं क्या बोलता हूं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलता हूं। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोलता हूं, जो शॉर्ट पीस आपके बने। एज द रेप्लिकेशन फोक मूव ऑन लैगिंग स्टैंड, आरएनए प्राइमर आर सिंथेसाइज्ड एट स्पेसिफिक इंटरवल्स। ठीक है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बेटा बेसिकली आपके 1000 से 2000, मतलब 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के हो सकते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, और यूकैरियोट्स के अंदर 150 न्यूक्लियोटाइड्स के आपके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना। और ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से 10 न्यूक्लियोटाइड और आरएनए प्राइमर के साथ। ठीक है ना, बीच में दो ओकाजाकी फ्रेगमेंट के बीच में आरएनए प्राइमर आ जाता है ना। ठीक है। बाद में जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट होता है बेटा, उनको लाइगेज एक एंजाइम होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे, वो इस गैप को भरता है। ठीक है। तो बेटा ये आपके क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स है। ठीक है ना, ये आपके क्या है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, ये जो आप देख रहे हो। ठीक है ना, ये आपके ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं। और ये बेटा आपके एक जापानीज साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, रिजी ओकाजाकी, इन्होंने 1930 के अंदर दिया था। ठीक है, इन्होंने दिया था। और बेटा जो आपका डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है, उसका भी एक साइंटिस्ट है, उसका नाम याद नहीं आ रहा, डीएनए पॉलीमरेज, चलो नाम याद आती बताऊंगा आपको। ठीक है, जी से नाम था उसका, अभी स्किप हो रहा है माइंड से। ठीक है। उसके बाद बेटा डीएनए पॉलीमरेज 1, जैसे ही आपका क्या होता है कि देखो, एक स्टैंड पे तो आपकी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, एक स्टैंड पे आपकी रुक रुक के चल रही है।
ठीक है, एक स्टैंड पे आपकी रुक रुक के चलती है। तो बेटा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है वो बेसिकली क्या करता है, एक तो जो आरएनए प्राइमर जो लगाए थे उनको रिमूव करता है, दूसरा फिर रिमूव करने के बाद जो गैप बच जाता है उसको फिलअप करता है, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, तीसरा जो आरएनए पॉलीमरेज जो बेटा जो आपका यहाँ पे गैप को तो फिल कर देता है, ठीक है ना, इसके जो आरएनए प्राइमर को हटा के गैप तो फिल कर देता है, लेकिन इन न्यूक्लियोटाइड को बेटा आपस में जोड़ता नहीं है, ठीक है ना, इन न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ता नहीं है। तो इसलिए बेटा एक एंजाइम आता है, कौन, डीएनए। एक बार हम लोग इस चीज को देख लेते हैं बेटा। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 3 तरीके का होता है, एक डीएनए पॉलीमरेज 1, एक डीएनए पॉलीमरेज 2 और एक डीएनए पॉलीमरेज 3। मेन जिसने काम किया वो था डीएनए पॉलीमरेज 3, जिसने मतलब पूरा डीएनए के अंदर जितनी भी मतलब कंडीशन थी, देखो इसकी पॉलीमराइजेशन रेट देखते हैं, डीएनए पॉलीमरेज की कम है, सेकंड की कम है और थर्ड की बहुत ज्यादा होती है, इसलिए बेटा ये आपका यूज होता है रेप्लिकेशन के अंदर, ठीक है। प्रोसेसिविटी भी बेटा रेप्लिकेशन थर्ड की बहुत ज्यादा है। उसके बाद बेटा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3' से 5' एंड पे सबकी होती है, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी 3' से 5' एंड सबकी होती है, लेकिन 5' से 3' एंड सिर्फ किसकी होती है, डीएनए पॉलीमरेज 1 की होती है। 5' से 3' एंड पे जो आपकी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो बेटा सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 की होती है। और इसी वजह से बेटा जो मैंने अभी पीछे बताया ना कि आरएनए को रिमूव करने का काम कौन करता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम कौन करता है, आपका डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है। ये क्वेश्चन काफी बार आता है कि आरएनए प्राइमर को कौन रिमूव करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 करता है, क्योंकि इसकी जो एक्सोन्यूक्लियस मतलब कि वहां से खराब न्यूक्लियोटाइड को निकालने की जो पावर है वो किसके पास है, डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास है, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में एक्ट करता है, ये आपका 5' to 3' डायरेक्शन में आपका एक्ट करता है। और इसी वजह से बेटा ये आपका जो आरएनए पॉलीमरेज 1 है ये आपका ये आपका क्या करता है, डीएनए को रिपेयर करने में आपका काम करता है। मतलब जो लैगिंग स्ट्रैंड पे जो आपका बार बार जो आपका आरएनए प्राइमर आ रहा था उसको हटा के आपका नया स्ट्रैंड मतलब उस पर नए न्यूक्लियोटाइड लगा के नए न्यूक्लियोटाइड लगा देता है, लेकिन बेटा जोड़ता नहीं है। उनको जोड़ने का काम कौन करता है बेटा, डीएनए लाइगेज करता है, ठीक है ना। उनको जोड़ने का काम कौन करता है, डीएनए लाइगेज करता है। जैसे मान लो ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड आ गया, ठीक है ना, ये आपका लैगिंग स्ट्रैंड आ गया और इसमें आरएनए प्राइमर को भी हटा दिया, लेकिन बीच में बेटा निक छोड़ देता है, छोटे छोटे गैप छोड़ देता है, कौन, आरएनए पॉलीमरेज 1। और इनको फिल कौन करता है बेटा, डीएनए लाइगेज करता है। इन गैप को फिल कौन करता है, देख रहे हो आप फेविक्विक, इसीलिए लगाइए कि डीएनए लाइगेज क्या करता है, ज्वाइन करवाता है बेटा 2 न्यूक्लियोटाइड चेन को एक दूसरे के साथ। अब बेटा देखो ये तो थी आपके डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3, ये तो होते हैं बेटा प्रोकैरियोट्स के अंदर, ठीक है ना, ये सारे आपके प्रोकैरियोट्स के अंदर थे। और वहीं पे बेटा थोड़े से मॉडिफाइड होके यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। पॉलीमरेज अल्फा डीएनए रेप्लिकेशन का काम करता है, पॉलीमरेज बीटा आपका डीएनए रिपेयर का काम करता है, पॉलीमरेज गामा आपका माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए का काम करता है, पॉलीमरेज डेल्टा आपका डीएनए रेप्लिकेशन प्रूफ रीडिंग में काम करता है, पॉलीमरेज ईटा आपका डीएनए रिपेयर प्रूफ रीडिंग में काम करता है, ठीक है ना। ये चीज आपको याद रखनी है कि यूकैरियोट के अंदर एंजाइम कौन कौन से हैं और प्रोकैरियोट के अंदर एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इस चीज को बेटा थोड़ा सा मॉडिफाइड और कर देता हूं, थोड़ा सा अभी तक जो बताया मुझे पता है आप लोग पजल हो गए होंगे कि बेसिकली हुआ क्या। देखो एक स्ट्रैंड तो आपका कंटिन्यू बनता जा रहा है, ठीक है ना, इसकी तो कोई दिक्कत नहीं है। इस पे दिक्कत है, इस पे क्या होता है कि आपका आरएनए प्राइमर बार बार आके जुड़ता है और पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो इलोंगेट तो करवा देता है। उसके बाद पॉलीमरेज 1 क्या काम करता है, जो आरएनए प्राइमर जो लगे हैं ना उनको रिमूव करवाता है। जो आरएनए प्राइमर जो लगे हैं उनको क्या कराता है बेटा, उनको क्या कराता है, रिमूव करवाता है, ठीक है ना। आरएनए प्राइमर को बेटा यहां से देखो ये आपका रिमूव करवा दिया।
उसके बाद यहाँ पे बेटा गैप, जो ये गैप आ गया ना, जो ये गैप आ गया, यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को यहाँ पे ऐड करवाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे आपका बाइंड करवाएगा, ठीक है ना, कौन, डीएनए पॉलीमरेज 1। बेटा आपका ऐड भी कर, डीएनए पॉलीमरेज 1 आपका जो गैप बन गया उसके अंदर न्यूक्लियोटाइड को ऐड करवा देता है, लेकिन बेटा उसके बाद भी जो मतलब फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा रहा था ना, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना था, वो नहीं बनवाता। उसको कौन बनवाता है, आगे आके डीएनए लाइगेज बनवाता है, ठीक है ना, डीएनए लाइगेज। और बेटा ये आपका आरएनए प्राइमर को हटाने का काम सिर्फ पॉलीमरेज 1 ने क्यों किया, क्योंकि जो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है वो बेटा किसके पास थी, 5' to 3' एक्ट करने के लिए एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी बेटा किसके पास थी, सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज 1 के पास होती है। इसलिए वो क्या करता है, आरएनए प्राइमर को हटा के वहां पे क्या एक्ट करवाता है, आपका नया मतलब उस गैप को भर देता है, लेकिन भरने के बाद भी बीच में आपका फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनवाता। ये फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड कौन बनवाता है, डीएनए लाइगेज करवाता है। और इस तरीके से आपकी जो इलोंगेशन है बेटा, जो एडिशन है वो पूरा होता है, ठीक है। मेनली क्वेश्चन बेटा जो बनेंगे वो आपके यहां से बनेंगे, ठीक है ना, इस उसमें से बनेंगे कि कौन सा एंजाइम क्या करवाता है, इसमें से बनेंगे भाई कुछ नहीं है, 3 तरीके के एंजाइम, पॉलीमरेज 1, 2, 3, 2 का इतना कोई रोल नहीं है, ठीक है, 3 और 1 का रोल है। 3 तो क्या करवा रहा है, डीएनए पॉलीमरेज, जितनी भी इलोंगेशन है ना, मेन जो ईट लगाने का काम कर रहा है वो डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है। आरएनए प्राइमर को हटा के जो लैगिंग स्टैंड पे इतने सारे आरएनए प्राइमर लगे उनको हटा के उस गैप को फिल कौन करवाता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 करवाता है। ऐड तो करवाता है, लेकिन बीच में जो फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवाना होता है वो नहीं बनवाता। उसको बनवाने के लिए कौन आता है, डीएनए लाइगेज आता है, डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है, ठीक है। उसके बाद बेटा टर्मिनेशन आपकी प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, टर्मिनेशन आपका प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे होती है कि आपका एक रीजन होता है जो टस प्रोटीन आपके प्रेजेंट होते हैं और वहां पे आते ही आपकी रेप्लिकेशन रुक जाती है, ठीक है ना, ये सारा तामझाम हट जाता है और डीएनए आपका अलग हो जाता है, ठीक है। वहीं यूकैरियोट्स की बात करता हूं तो यूकैरियोट्स के अंदर बेटा आपकी क्रोमोसोम के ऊपर जो एंड पॉइंट होता है उसको मैं क्या बोलता हूं, टीलोमियर बोलता हूं, ठीक है ना, टीलोमियर रीजन बोलता हूं। यहां पे आने के बाद बेटा आपका लेगिंग स्टैंड पे देखो क्या होता है कि 5' एंड पे ये थोड़ा सा गैप बच जाता है, यहाँ पे एक एंजाइम आके एक्ट करता है बेटा टीलोमिरेज, और वो यहाँ पे एक्ट करके बेटा एक रीजन बनाता है जो कि ग्वानिन रिच होता है। ग्वानिन आपका जो प्यूरिन है उससे रिच होता है और उसकी वजह से बेटा टर्मिनेशन होती है, ठीक है। तो बेटा आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, डीएनए की रेप्लिकेशन, ठीक है। और फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है तो बेटा आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और अगर आपको अच्छी लगती है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे अप्रिसिएशन के लिए आगे मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूं। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।